अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंस के बड़े सवालों में से एक सवाल ये भी है कि दुनिया में ज़िंदगी कैसे आई। बहुत सी थेरीज इस पर पेश की जाती हैं, 7 से ज़्यादा थेरीज हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अब दो थेरीज में बहुत ज़्यादा जान मौजूद है। बहुत साइंटिफिक एविडेंस हमें मिलता भी जा रहा है और इन दो थेरीज को ही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली थेरी को प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसके मुताबिक ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन से ही हुआ। ज़िंदगी कहीं बाहर से नहीं आई बल्कि उसका आगाज़ ज़मीन से हुआ। जबकि दूसरी थेरी को पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसके मुताबिक ज़िंदगी का आगाज़ स्पेस से पहले ही हो चुका था और वो ज़मीन पर आई। ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ नहीं हुआ। दोनों थेरीज में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, इसलिए मैं दोनों का अहाता करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पेंसपर्मिया हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या ज़िंदगी आसमान से या स्पेस से ज़मीन पर आई है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा तकरीबन 4.1 अरब साल पहले, जब हैवी बम्बार्डमेंट हुई ज़मीन पर। आपको आज जितने भी शहाब साकिब या एस्ट्रॉयड ज़मीन पर गिरे हुए नज़र आते हैं, जिनके शवाहिद आपको मिलते हैं, ये ज़्यादातर 4.1 अरब साल पहले गिरे थे। और उसकी वजह यह है कि उस वक्त सोलर सिस्टम में एक तूफान आया हुआ था। दो देव हैकल प्लैनेट्स आपस में लड़ रहे थे, जिनका नाम है सैटर्न और जुपिटर। इनके लड़ने की वजह से ये इतने करीब हो चुके थे, इनके लड़ने की वजह से, इस ग्रेविटेशनल एक्टिविटी की वजह से दो प्लैनेट से अपनी जगह बदल ली। वो कौन से थे? यूरेनस और नेपच्यून। और उसके साथ एस्ट्रॉयड बेल्ट में जितनी भी रॉक्स थी, उनमें से काफ़ी रॉक्स ज़मीन के तरफ, मरीख की तरफ, वीनस की तरफ जोर से आई और आकर इनसे टकराई। तो बारिश हुई, एक एस्ट्रॉयड्स की बारिश देखने में हमें नज़र आई। और ये सारी की सारी रॉक्स, इनमें मिनरल्स मौजूद थे। हम जब बात करते हैं मिनरल्स की, तो हमें पता चलता है कि इस इवेंट में, जिसे हैवी बम्बार्डमेंट इवेंट कहा जाता है, तकरीबन 250 मिनरल्स ऐसे थे जो कि ज़मीन पर गिरे और उनकी वजह से ज़मीन पर शायद ज़िंदगी आई हो। मैं आपको यहाँ पर बहुत सी रॉक्स दिखाता हूँ और इन रॉक्स में आप देख सकते हैं कि मिनरल्स भी मौजूद हैं और क्रिस्टल्स भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें वो चीज़ें, वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि शायद ज़िंदगी को बना सकती हैं। इसी थ्योरी को फर्दर जांचने के लिए कुछ अरसे पहले जापान ने एक स्क्वाड भेजा स्पेस में, ताकि वो एक एस्ट्रॉयड से सैंपल लेके आ सकें कि क्या वाकई एस्ट्रॉयड में ज़िंदगी के किसी किस्म के सबूत हमें मिलते हैं। ये स्क्वाड गया और जाकर एक एस्ट्रॉयड, जिसे रैगू कहा जाता है, उससे 2 सैंपल्स लेकर आया। उन सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि उनमें अमाइनो एसिड्स मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। अमाइनो एसिड से मिल के बनते हैं पेप्टाइड्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, 50 अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, 25 अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो वो लंबी चेन्स बनाते हैं। इन्हें पेप्टाइड्स कहा जाता है। और जब पेप्टाइड्स को अगर हम देखें, वो मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन को जिंदगी का यूनिट कहा जाता है। तो अगर प्रोटीन मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जिंदगी मौजूद है। पेंसपर्मिया थ्योरी के मुताबिक एस्ट्रॉयड बाहर से आए, जमीन के मदार में दाखिल हुए, जलना शुरू हुए और आकर फिर जमीन से टकराए। अगर उनके पास किसी भी किस्म के लाइफ के कंपोनेंट्स हैं तो क्या वो जिंदा बचे होंगे? ये सोचने की बात है। और इसी सोच के तहत एक नासा की साइंसदान, जिनका नाम है जेनिफर ब्लैंक, उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गन बनाई। उस गन के जरिए उन्होंने बुलेट्स फायर की एक सैंपल पर जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद थे। इस बुलेट की जो रफ्तार थी वो 5000 किलोमीटर पर आवर थी। इसे अमाइनो एसिड के एक सैंपल पर बरसाया गया और उसके बाद जब अमाइनो एसिड को देखा तो पता चला कि उस इम्पैक्ट से, जितनी जोर से बुलेट आके लगी, अमाइनो एसिड्स की चेन्स आपस में मिली और उन्होंने पेप्टाइड्स बना दी। उन्हें ऐसे पेप्टाइड्स भी मिले जो कि 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बने थे और कुछ ऐसे भी मिले जो 50 अमाइनो एसिड से मिलकर बने थे। कहने का मकसद ये है कि वो ये चाह रही थी, इस चीज़ को परखना चाहती थी कि अगर बाहर से अमाइनो एसिड से भरा हुआ एक एस्ट्रॉयड आके ज़मीन पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की कोलिजन करता है तो क्या वहाँ पर अमाइनो एसिड्स बचेंगे या पेप्टाइड्स बन सकते हैं। और उनके इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि
पेप्टाइड्स बन सकते हैं, यानी हम जिंदगी के एक स्टेप करीब हो सकते हैं। हमें यह मालूम है कि इस वक्त हमारी जिंदगी की इकाई 20 अमाइनो एसिड्स पर मौजूद है। 20 अमाइनो एसिड्स इस वक्त तमाम जिंदगी का अहाता क्यों है, और इस वक्त जितने मिनरल्स हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं उनकी तादाद है 5000। अब आपका सवाल ये होगा कि बाहर से तो आए 250 मिनरल्स, लेकिन ज़मीन पर 5000 मिनरल्स हमें कैसे मिल रहे हैं? इसका मतलब यह है कि दो मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो नया मिनरल बनाते हैं। ये तो हमें पता है, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। लेकिन उन दोनों मिनरल्स को आपस में मिलाने वाली चीज़ क्या थी? क्या आप सोच सकते हैं कि वो क्या आंसर था जिसने दो मिनरल्स को आपस में मिलाया हो और एक नया मिनरल हमें दे दिया हो? जी हाँ, पानी। पानी ज़मीन पर पहले ही मौजूद था। पानी ज़मीन पर 4.1 अरब साल पहले आ चुका था। इसलिए जब 250 मिनरल ज़मीन पर आए और उनके कॉम्बिनेशन मिले तो आज हमें ज़मीन पर 5000 मिनरल्स नज़र आते हैं। इस थ्योरी के, पेंस्पर्मिया थ्योरी के एक निकात जिनका नाम डॉक्टर मिलर स्टैनले है, उन्होंने इससे बुरे तरीके से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उनका यह ख्याल था कि ज़मीन पर ज़िंदगी ज़मीन से ही जनरेट हुई है, और उसको साबित करने के लिए उन्होंने ज़मीन का एक मॉडल बनाया जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें आपको दो बड़े फ्लास्क नज़र आ रहे हैं। इसमें जो छोटा फ्लास्क है वो ज़मीन के समंदरों को सिंबलाइज करता है। छोटा फ्लास्क ज़मीन के समंदरों का अहाता करता है, जबकि बड़ा फ्लास्क ज़मीन के एटमॉस्फेयर को, हवा को, गैसेस को, इनको सिंबलाइज करता है। उन्होंने इसके अंदर, बड़े फ्लास्क के अंदर, वही गैसेस छोड़ी जो कि उस वक्त ज़मीन पर मौजूद थी। शुद्ध ऑक्सीजन तो ज़मीन के अंदर मौजूद नहीं थी, और उसके साथ बड़े फ्लास्क से वाटर वेपर्स वो भी मौजूद थे। तो कंडेंस होके वो छोटे फ्लास्क की तरफ जाते थे, यानी आप समझ लें कि एक किस्म की बारिश होती थी। और फिर उसके बाद समंदरों से पानी दोबारा एटमॉस्फेयर की तरफ जाता था, यानी कि वेपोरेशन होती थी। तो ये दो प्रोसेस भी पैरेलल में चल रहे थे, लेकिन उन्हें किसी किस्म के अमाइनो एसिड या कोई ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं मिले जो कि उन्हें ये बता सके कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे हुआ। फिर उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने बड़े फ्लास्क में स्पार्क दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिजली बारिश के मौसम में और थंडरस्टॉर्म में बिजली भी कड़कती है। तो उन्होंने उसको कॉपी करते हुए एक स्पार्क दिया, और कुछ अरसे के बाद उन्हें अमाइनो एसिड्स मिलना शुरू हो गए अपने इस एक्सपेरिमेंट में, जिससे उनको ज़्यादा हिम्मत मिली कि वो ये कह सकें कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। इस थ्योरी के मुताबिक ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़, मैं प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ज़मीन पर ज़िंदगी का जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त यहाँ पर अमोनिया मौजूद थी, हाइड्रोजन मौजूद थी, कोई सनलाइट नहीं थी, क्योंकि बादल, स्मोक और बादल, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से स्मोक और बादलों ने घेरा हुआ था आसमान को, डस्ट बहुत ज़्यादा मौजूद थी। और उसके बाद प्रिमिटिव, जो बहुत शुरू की लाइफ है, वो यहाँ पर आई। प्रिमिटिव लाइफ का मतलब यह है कि हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं, सिंगल सेल की बात करते हैं, लेकिन प्रिमिटिव लाइफ उससे भी पहले की बात है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें किसी किस्म की कंप्लेक्सिटी मौजूद ना हो, जिसमें किसी किस्म का सिस्टम मौजूद ना हो। तो जब हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया भी आ जाता है, उसमें आर्किया भी आ जाता है, उसमें एल्गी भी आ जाती है, अमीबा भी आ जाता है। लेकिन जिस लाइफ फॉर्म की इस वक्त हम बात करें, जो कि अब जनरेट होने वाली है, बनने वाली है, वो इनकी पेरेंट लाइफ है। यानी उसके बाद उस लाइफ की अगली कम्प्लेक्स फॉर्म्स में आपको बैक्टीरिया नजर आएगा, आपको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नजर आएगा जिसे साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन ब्लू एल्गी कहते हैं, आपको आर्किया नजर आएगा, आपको अमीबा नजर आएगा। इस प्रिमिटिव लाइफ के बनने के अमल के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं ज़मीन के अंदर, क्योंकि ज़मीन के अंदर यूरेनियम और मौजूद है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है जिसमें एक तरफ से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि एक मरतबा पानी से भर जाता है, फिर पानी निकल जाता है तो ये कम हो जाता है, फिर पानी से भर जाता है और फिर निकल जाता है। यहाँ पर जो गैसेस आपके पास मौजूद हैं वो मैंने पहले भी बताया, हाइड्रोजन है, मीथेन है, अमोनिया है, और इनमें कार्बन कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। इन गैसेस की मदद से, इस पानी की मदद से और मिनरल्स की मौजूदगी में न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि एक गार के अंदर है जिसे गाइजर कहा जाता है, उसमें जिंदगी का पहला प्रिमिटिव सेल बना। यहाँ पर आपको सबसे पहले अमाइनो एसिड्स बनते हुए मिलेंगे।
आपको यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लिक बेसिस नजर आएंगे। क्योंकि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम था, इसलिए हमें यह भी पता है कि पानी इतना गर्म नहीं था कि वो जिंदगी को पैदा ना कर सके। और पानी की सर्कुलेशन की वजह से जहाँ पर मिनरल्स पैदा हो रहे थे, वहाँ पर हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ भी ऐसे ही हुआ। मैं आपको पहले प्रिमिटिव प्रोटोसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ लेके जाना चाहूँगा, तो उसमें 3 चीज़ें सबसे पहले हमें नज़र आईं। पहली चीज़ जो पैदा हुई इस थ्योरी के मुताबिक वो था प्रोटो आरएनए। एक प्रोग्राम पैदा हुआ, एक कोडिंग सीक्वेंस पैदा हुआ जो कि लाइफ के मॉलिक्यूल्स की इनकोडिंग करता है, जो कि बताता है कि मॉलिक्यूल किस किस्म का हो गया, उसमें कितनी कम्प्लेक्सिटी होगी, हमें लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है। तो पहले एक प्रोग्राम, और उसके बाद जो अगली चीज़ इस थ्योरी के मुताबिक पैदा हुई वो थी राइबोसोम्स। राइबोसोम एक ऐसा इलाका है जो कि कॉपी करने में, रिप्रोडक्शन करने में सेल की मदद करता है। तो अगर हमारे पास राइबोसोम्स है तो इसका मतलब यह है कि अब वो सेल, प्रिमिटिव सेल, अपनी कॉपी बना सकता है। तो एक तो उस सेल का प्रोग्राम आ गया हमारे पास कि उस सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी, वो किस किस्म का होगा, और उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन का एक कारखाना मौजूद है जिसे राइबोसोम्स कहते हैं। और अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें एक सराउंडिंग चाहिए, एक झिल्ली चाहिए जो कि उसको टॉक्सिक चीज़ों से बचा सके, क्योंकि इस वक्त समंदर भी बहुत जहरीले हैं और एटमॉस्फेयर भी बहुत जहरीली है। और उसके लिए एक लिपिड मेम्ब्रेन ने उसका अहाता किया, उसकी बाउंड्री बनाई। तो हमारे पास पहला प्रिमिटिव सेल पैदा हुआ जिसमें हमारे पास एक लिपिड प्रोफाइल है, एनवेलप है जिसने उसको घेरा हुआ है, और उसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक है प्रोटो आरएनए जो कि उसका बेसिक सीक्वेंस है, प्रोग्राम है, और दूसरा है राइबोसोम्स जो कि रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। और अब ये सेल अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानता है और बयान कर सकता है, और उसके साथ ये अपने जैसे और सेल्स भी बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।